हम 3 जून 1947 का मंसूबा पढ़ रहे थे, तो अब हमने देखना था 3 जून 1947 के मंसूबे पर अमल दरामद। सबसे पहले तो गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे जो थे वो कौन से थे? वो थे जी मुंबई, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा। इसमें गैर मुस्लिम अक्सरियत थी तो इसलिए उसको भारत का हिस्सा बना दिया गया। फिर सेनेट में इस्तिस्वाब राय रेफरेंडम करवाया गया। मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त मुहिम चलाई। मौलाना भाषानी, फजल कादर चौधरी और अब्दुल सबूर ख़ान जैसे लीडरों ने दिन रात मेहनत की। इस्तिस्वाब राय में 24 लाख अवाम ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए। कुल वोट 32.5 लाख थे। तो सेनेट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, उसमें क्या हुआ जी? सरहदी सूबे में भी इस्तिस्वाब राय करवाया गया। अवाम की अक्सरियत का फैसला पाकिस्तान के साथ हक़ में था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को तारीखी कामयाबी मिली। अब सरदार अब्दुल रब निश्तर ख़ान, अब्दुल कयूम ख़ान और पीर मानकी शरीफ समेत मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने सूबा भर का दौरा किया और नताइज हस्बे तवक्को निकले। शुमाल मगरबी सरहदी सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। फिर आई जी सूबा सिंध की बारी। तो सूबा सिंध के जो है 33 अरकान ने हक़ में और 20 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए और वाज़ेह अक्सरियत ने फ़ैसला पाकिस्तान यानी उनकी असम्बली ने, सूबाई असम्बली ने वोटों के ज़रिए फ़ैसला कर दिया। फिर बलूचिस्तान की बारी आई। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो शाही जरगे और कोयटा म्यूनसिपलिटी के मेंबरान ने इत्तफाक़ राय से कायदे आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया। काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद ख़ान जोगेज़ई और मीर जाफ़र ख़ान जमाली ने पाकिस्तान के हक़ में ज़बरदस्त मुहिम चलाई। नवाब ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान की हमायत की। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो बलूचिस्तान के भी तमाम लोगों ने बड़ी एफ़र्ट की उस वक़्त इसको पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, क्योंकि सब राज़ी थे। तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद बारी आई जी सूबा पंजाब की। पंजाब की सूबाई असम्बली में जो है वो उसकी भी राय हासिल की गई। 91 मेंबरान ने पाकिस्तान के हक़ में और 77 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। पंजाब को तकसीम करने का फ़ैसला किया गया और ये काम हदबंदी कमीशन के सपुर्द हुआ। कमीशन का सरबराह एक मारूफ बरतानवी वकील सर रेडक्लिफ को बनाया गया। वो मुसलमान जज जस्टिस शादीन और जस्टिस मोहम्मद मुनीर मुसलमानों की तरफ से और 2 गैर मुस्लिम जज जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह गैर मुस्लिमों की तरफ से मुकर्रर किए गए। यानी जब पंजाब की असम्बली ने अक्सरियत से फ़ैसला दे दिया कि इसको तकसीम करना चाहिए, तो उसके बाद जो है वो डिवीज़न के लिए एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का सरबराह कौन था? सर रेडक्लिफ। और उसके साथ 2 मुसलमान जजेस को लगाया गया और 2 हिंदू जजेस को लगाया, 2 गैर मुस्लिम थे, यानी एक उसमें सिख था और एक हिंदू था। सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के ज़रिए असर गैर मुनसिफाना फ़ैसले किए। ज़िला गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियती ज़िला था, लेकिन इसकी 3 तहसीलें भारत में शामिल कर दी गई। ज़िला जलंधर और ज़िला फ़िरोज़पुर की मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी पाकिस्तान के हवाले ना किए गए। माधोपुर हेडवर्क्स भारत को देकर पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी की गई। यानी पाकिस्तान को ऐसे बनाया गया कि वो तकलीफ़ में रहे, उसके पास सहूलियत ना हो, हेडवर्क्स यानी पानी की सहूलियत ना हो, तो वो खुद ब खुद जो है वो इन ऐसे मुश्किलात में पड़े कि कल को भारत उस पर आसानी से कब्ज़ा कर ले। फिर सूबा बंगाल पे कैसे जो है इसकी डिवीज़न हुई। सूबा बंगाल की तकसीम के लिए बनाए गए हदबंदी कमीशन का सरबराह रेडक्लिफ था। उसकी मदद से मुसलमानों की जानिब से जस्टिस अबू स्वाले मोहम्मद अकरम और जस्टिस S.A. रहमान, जबकि गैर मुस्लिमों की तरफ से जस्टिस C.C. बसवास और जस्टिस B.K. मुखर्जी को लिया गया। बंगाल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में तकसीम करते वक्त हदबंदी की गई, तो वहाँ भी पंजाब की तरह नाइंसाफ़ियों से काम लिया गया। बहुत से मुस्लिम अक्सरियती इलाके भी भारत को सौंप दिए गए। मुर्शिदाबाद और मालदा के अजला समेत कई मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया। बहरहाल सूबाई बंगाल का मशरकी हिस्सा पाकिस्तान में शामिल करने का फैसला कर दिया गया। यानी बंगाल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था, जैसे हमारे इस तरफ मगरबी पाकिस्तान में पंजाब बहुत बड़ा सूबा था।
तो पंजाब अभी भी, हालांकि ये डिवाइड हुआ है, आधा हिंदुस्तान के पास है और आधा पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के तमाम ज़िलों से बड़ा सूबा पंजाब है। तो इसी तरह बंगाल जो है वो भी बहुत बड़ा सूबा था। बंगाल की तकसीम और इसकी इंतज़ाम बहुत मुश्किल था। और आपको याद होना चाहिए पिछले लेक्चर्स में कि मैंने बताया था आपको कि 1905 में बंगाल को तकसीम कर दिया गया था इंतज़ामी बुनियादों पर 2 हिस्सों में, ताकि उसका इंतज़ाम अच्छे तरीके से चलाया जा सके। लेकिन हिंदुओं को ये तकसीम जो है वो मुसलमानों के हक़ में लगी, तो इस वजह से उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख कर दिया गया। फिर आती हैं जी देसी रियासतें। उन्होंने कैसे जो है वो तकसीम का वो हिस्सा बनी। देसी रियासतों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान या भारत के इलाकों के दरमियान वाक़या थी। ज़्यादातर रियासतों ने अपने फ़ैसले दिए। सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर, रियासत जूनागढ़, रियासत हैदराबाद दक्कन और रियासत मन्नावा के बारे में कोई नतीजा अख़ज़ ना किया जा सका। जूनागढ़ और मन्नावा के वालियान ने पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला किया, लेकिन भारत ने फ़ौज कशी करके उन पर कब्ज़ा कर लिया। रियासत हैदराबाद दक्कन के वाली निज़ाम ने अपनी रियासत को आज़ाद हैसियत देने का आज़म किया, लेकिन भारतीय फ़ौज ने हमला करके हैदराबाद दक्कन को ज़बरदस्ती भारत का हिस्सा बना दिया। यानी हैदराबाद दक्कन के वाली चाहते थे कि हम आज़ाद रहें, ना पाकिस्तान के साथ शामिल हों ना हिंदुस्तान के साथ शामिल हों, लेकिन भारत ने उस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। फिर जो है जी हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और मन्नावा में अवाम की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी। तो लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की बहुत बड़ी आबादी जो है वो का मज़हब इस्लाम था। वो पाकिस्तान से वाबस्ता होने चाहते थे, लेकिन हिंदू राजा कुछ और सोच रहे। लेकिन वहाँ पे जो महाराजा था, जो उसका ऊपर उनके कह लें कि जो सरबराह था आज़ाद कश्मीर का, वो हिंदू था। तो हिंदू राजा चाहता था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन अवाम चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हों। तो वादी कश्मीर में जंग आज़ादी शुरू होगी। अवामी उमंगों को भारतीय फ़ौज ने कुचलना शुरू। तो 1947 में ही जैसे ही पाकिस्तान बना, तो क्योंकि कश्मीर पर यह मसला हो गया, हिंदू राजा ने हिंदुस्तान के साथ मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन अवाम ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ मिलना। तो पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद ही ये हिंदुस्तान और कश्मीर में ये मुसलमानों के साथ जो है वो जंग शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई और भारत मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ले गया। अब फ़ौरन जैसे ही डिवीज़न हुई, हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए हमला कर दिया, जंग शुरू कर दी। और जब उन्हें लगा कि वो कामयाब नहीं हो सकते, तो भारत इसका कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने के लिए ले गया। अवामी उमंगों को भारतीय फ़ौज ने कुचलना चाहा, लेकिन नाकामी हुई। सलामती काउंसिल ने जंग बंद करवा दिया। अब हुआ ये, जब अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया मसला, तो सलामती काउंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरन जंग को रोकने का ऑर्डर दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म उस वक़्त नेहरू थे। नेहरू ने अमन के क़याम के बाद रायशुमारी कराने का वादा किया, लेकिन जब भारत ने कश्मीर को पूरी तरह जकड़ लिया, तो रायशुमारी का वादा पसे पुश डाल दिया। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो 1948, फिर 1965 और 1971 में दोनों ममालिक के दरमियान हमारे जो है पाकिस्तान के 3 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन अवाम की के हक़ खुद इरादत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर का तनाज़ा इंसाफ के मुताबिक अभी तक हल नहीं हो सका। आपको अब मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 8-9 महीने होने वाले हैं जिसमें जबकि कश्मीर के अंदर जो है वो कर्फ्यू नाफिज किया गया है। और कश्मीर के बारे में जो हिंदुस्तान का कानून था उसमें था कि इसको अलग से जो है वो हैसियत रियासत की दिए रखेंगे और अवाम जो हैं जो यहाँ पे रहते हैं वही यहाँ पे रह सकेंगे, मुसलमानों के अलावा और कोई यहाँ पे जो है वो क़याम पज़ीर नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। लेकिन अब जब कर्फ्यू लगाया कश्मीर पर, तो कर्फ्यू लगाने के बाद जो है हिंदुस्तान ने अपने उन कवानीन को तब्दील कर दिया है, उनको कलअदम करार दे के वहाँ पर हिंदू अक्सरियत को वो बसाना चाहते थे। उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि कोई भी जाके कश्मीर के अंदर ज़मीनें ख़रीद सकता है, कोई भी वहाँ पर रह सकता है।
तो इसके बेसिकली मकसद ये है कि मुसलमानों को कुचल दिया जाए, कश्मीरियों को ख़त्म करके वहाँ पर हिंदू आबादी को बढ़ाया जाए और इस तरह उनका हिंदुओं को वहाँ पर रखा जाए और बाद में फिर दुनिया को दिखाया जाए कि ये तो हिंदू अक्सरियती आबादी का इलाका है, हम कैसे पाकिस्तान को इसको दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह लेकिन जो मर्ज़ी कर ले हिंदुस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा है और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जो है कश्मीर हिंदुस्तान से ले लेंगे।